नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ी बात कर ली जाए डीवाई चंद्रचूड़ साहब की। डीवाई चंद्रचूड़ साहब मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पे आए, उससे पहले वो उत्तर प्रदेश में चीफ जस्टिस रहे थे। ये माना जाता था कि पढ़े लिखे मेधावी जज हैं। मुझे लगता है पढ़े लिखे भी हैं, मेधावी में हैं, उसमें उसके बारे में मेरी राय नहीं बदली है, लेकिन काफ़ी, अगर एक चलताऊ वर्ड बोलें तो काफ़ी शातिर भी हैं। चंद्रचूड़ साहब ने जिस तरह से अपने पद को यूज़ किया वो जग जाहिर था, सबके सामने वो आया। किस तरह से, चाहे वो राम जन्मभूमि मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद में एक जजमेंट आया जिसमें उस पूरे जजमेंट में ये कहा गया कि बाबरी मस्जिद का गिराना एक क्रिमिनल एक्ट था, लेकिन उसके बाद जिस तरह का जजमेंट लिखाया गया। और एक और चीज़ याद रखिएगा, बाबरी मस्जिद का जब जजमेंट आया था राम जन्मभूमि वाला, उसमें हु ऑथर्ड द जजमेंट वाज नॉट देयर। जनरली सारे जजमेंट में होता है किसने लिखाया और बाकी लोग दस्तखत करते हैं। और वो जो इसके जानकार थे उन्होंने कहा कि बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का लिखाया हुआ जजमेंट है। भाषा से समझ में लोग आ रहे थे। और बाद में उन्होंने ये खुलासा किया कि उनको डिवाइन इंटरवेंशन हुआ था, ईश्वर की तरफ से उनको कुछ पैगाम आया था और उन्होंने इस जजमेंट को लिखाया था। इस तरह की बातें उन्होंने स्वयं कही। हाल के दिनों में, अभी 2-4 दिन पहले, वो एकदम से खूब विजिबल हो गए। मतलब मैं जब पीके को देखता हूं, इलेक्शन आ गए हैं तो पीके एकदम से विजिबल हो जाते हैं। 2024 आया, पीके प्रशांत किशोर विजिबल। उसी तरह से हमारे चंद्रचूड़ साहब आजकल विजिबल हो गए हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि साहब उनकी एक किताब आई है, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, जिसमें उन्होंने अपनी स्पीचेस का संकलन है। 600-650 रुपये की किताब है, तो मैं भी सोच रहा था लूँ ना लूँ, थोड़ी महंगी है, ऐसी सस्ती नहीं है। और इनकी क्या बात सुनो, क्योंकि स्पीच में तो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन जब जजमेंट लिखाते हैं तो वो साफ नज़र आता है कि किसके भक्ति में जजमेंट लिखाया जा रहा है। उन्होंने अभी 2 इंटरव्यू किए। एक उन्होंने राजदीप सरदेसाई साहब के साथ, चैनल एक ही है, इंडिया टुडे ग्रुप का है, 1 घंटा 3 मिनट का इंटरव्यू किया, 1 घंटा 3 मिनट से ज़्यादा। और एक इंटरव्यू उन्होंने ललन टॉप में, अब उसको कुछ लोग पॉडकास्ट बोलते हैं लेकिन इंटरव्यू कर बोले, 3 घंटा 22 मिनट, 3 घंटा 22 मिनट उन्होंने वो इंटरव्यू दिया। कहने को तो किताब का प्रमोशन था, लेकिन वो मेरे हिसाब से जो उनके ऊपर आरोप हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णयों पर आरोप हैं, वो उसका पैरवी करने सरकार के नुमाइंदे बन के आए थे। वो मुझे आज ईमानदारी से बताऊं, इस दोनों को देख लीजिएगा, वो कहीं से भी जुडिशियल, मतलब एक संवैधानिक आदमी या एक ऐसा व्यक्ति जो जुडिशरी का पार्ट रहा हो, देश के सब सर्वोच्च जुडिशरी के पद पे बैठा हो, वो नहीं लगे। वो कभी कभी जैसे मुझे उनमें ज्ञानेश गुप्ता जी की झलक दिखाई दे रही थी। वो पूर्व न्यायाधीश तो हैं ही, उसको तो कोई नहीं उनसे ले सकता, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक पार्टी विशेष के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तरह काम की तरह बात किया। एक और अजीब सी चीज़ ये है कि जो उनका इंटरव्यू हुआ, उसमें जो उनका इंटरव्यू कर रहे थे ललन टॉप में, उन्होंने कहा कि मैं आपका फ़ैन हूँ और ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। और फिर उन्होंने समझाया, पत्रकार साहब ने, कि उन्होंने पत्रकारिता का धर्म समझाया कि कैसे तीक्ष्ण सवाल पूछने चाहिए और क्या करने चाहिए, लेकिन मैं आपके बहुत से जजमेंट का फ़ैन हूँ। अगर आप फ़ैन हैं तो आप ठीक है, आप बातचीत कर रहे हैं, और आप अपने को फिर ये मत कहिए कि आप बहुत तीखे सवाल कर रहे हैं। उन्होंने एक तथ्यात्मक, जिसको कहते हैं ना, अब उसको क्या, उनकी वंदना में जो उन्होंने शुरुआत किया, उसका इंट्रोडक्शन,
उसमें झूठ का सहारा लिया गया। तो लेकिन जो झूठ का सहारा आज इस देश के प्रधानमंत्री जब झूठ बोलते हैं, तो कोई पत्रकार अगर झूठ बोलता है तो उसके लिए क्या कहना। झूठ का सहारा मैं इसलिए कह रहा हूं, उसको कहने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने धन्यवाद दिया कि चंद्रचूड़ साहब, आपने इस देश में इतने बढ़िया जजमेंट दिए, एंड थैंक यू फॉर स्टार्टिंग द लाइव स्ट्रीमिंग इन सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट का हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग आजकल देख रहे हैं, उसके लिए उन्होंने कहा कि हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। मुझे कहीं से ये लगा था कि ये, क्योंकि जो लाइव स्ट्रीमिंग का जो असली मामला था, जो इस हद तक लड़े थे, उसमें नाम सबसे प्रमुखता से आना चाहिए इंदिरा जयसिंह जी का। इंदिरा जयसिंह जी ने इस मुकदमे में बहुत लड़ी थी। ये मुकदमा बहुत चला, उसमें वो बिल्कुल शिद्दत से लड़ी। लेकिन मेरी याद कहीं ये कह रही थी कि ये लाइव स्ट्रीमिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब यू ललित साहब थे उस समय हुई थी। फिर मैंने चेक किया, सुप्रीम कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग 27 सितंबर 2022 में शुरू हुई थी, और उस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यू ललित थे। और मुझे सबसे बड़ी बात ये समझ में आई, ठीक है पत्रकारिता का अपना धर्म होता है, ठीक है उनको जो भी कहें, वो कई जगह जाते हैं, दोहरे होकर लोगों के साथ मिलते हैं, वो पत्रकार का है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस झूठ को, उस कॉम्प्लीमेंट को बहुत आराम से उन्होंने उसको स्वीकार किया और उसको पचा भी लिया। उन्होंने एक बार भी ये नहीं समझा कि वो वहाँ पे ये कहें कि साहब ये मेरे समय नहीं, मेरे पूर्व जो न्यायाधीश थे जस्टिस यू ललित थे, उसके समय शुरू हुआ था। नहीं, उन्होंने ये स्वीकार करके इसकी बधाई भी स्वीकार कर ली और थोड़ा हवा में और ऊपर उठ गए। उसके बाद मैं इसको कुछ केसेस कर दे रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो मुझे जिस बात का दुख है, उन्होंने बहुत सी बातें की जो करंट इस समय जजमेंट चल रहे हैं, जो ऑलरेडी न्यायालय में विचाराधीन मुकदमे हैं, उस पर भी उन्होंने अपना ओपिनियन दिया, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल गैर वाजिब बात है। क्योंकि अगर एक पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन है उस पर अगर अपनी बात टिप्पणी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उस न्यायिक प्रक्रिया को या उस जजमेंट को इफेक्ट कर रहा है, उस पर प्रभाव डाल रहा है। ये सब उन्होंने क्या क्या किया, मैं जल्दी आपको दोनों का, मैं मतलब राजदीप सरदेसाई और ललन टॉप दोनों के इंटरव्यू को कुछ वहाँ पूछा गया था, कुछ यहाँ पूछा गया था, तो हो सकता है कि सिलसिलेवार ना हो, लेकिन मोटे तौर पे मैं बता दूं। उन्होंने सबसे बड़ी बात ये की, अब ये वो कहे कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन, ये सब वो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, और उनके पास कोई बहुत ठोस जवाब नहीं था कि एक छुट्टी के दिन, जिस दिन छुट्टी थी, आप वेकेशन, आपने छुट्टी के दिन, छुट्टी के समय अर्नब गोस्वामी जब गिरफ्तार हुए तो उनके लिए आपने एक अदालत लगाई छुट्टी के दिन, और उसमें उनको आपने बेल देके उनको रिहा किया। लेकिन सिद्दीक कप्पन जो 2 साल तक जेल में रहा, उसके लिए क्या हुआ था? उनके पास कोई वैलिड जवाब नहीं था। गोल जलेबी बनाने का काम उन्होंने किया। लेकिन जो सबसे बड़ा उन्होंने काम ये किया कि उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत, जो सबको पता है कि जस्टिस सूर्यकांत के बारे में वो हवा का रुख किधर जाएगा और वो क्या करेंगे, ये जग जाहिर है, उनके हवाले से उन्होंने उनको बहुत क्रेडिबल बनाया कि क्या बात है, जस्टिस सूर्यकांत ने कितने बढ़िया जजमेंट दिए। इस तरह का कुछ एक उन्होंने सर्टिफिकेट जस्टिस सूर्यकांत को दे दिया, क्योंकि सूर्यकांत जी को लेके बहुत से लोगों के मन में बहुत सी शंकाएं हैं, लोग शंकालु हैं। तो एक तरह से उन्होंने उस बैटिंग को भी वहाँ धीरे से खेल लिया। आप एक सिटिंग जज के बारे में क्यों बोल रहे हैं? आपको नहीं बोलना चाहिए। अच्छे हैं, बुरे हैं, बहुत काबिल हैं, नहीं काबिल हैं, आप क्यों बोल रहे हैं इसमें? और उन्होंने ये भी कहा कि ये सारे वो मैं एज अ सिटीजन ही आपको व्यू बता रहा हूं, नॉट एज अ जज। मतलब जब आपका मन हो तो आप सिटीजन बन जाइए, जब आपका मन हो तो आप जज बन जाइए। ये कुछ अजीब सी चीज उन्होंने की। और
उन्होंने ये भी तंज कहा कि मैं कोई सिटीजन जर्नलिस्ट की तरह नहीं, मतलब उन्होंने एक ये भी बताया कि जो सिटीजन जर्नलिस्ट होते हैं वो कितने गैर जिम्मेदार होते हैं। उन्होंने जब उनसे ये कहा गया कि अर्नब गोस्वामी की बात, तो उन्होंने अपने बचाव में ये भी बात कही कि भाई देखिए ऐसा है, मैंने अर्नब गोस्वामी को भी दिया बेल और मैंने जुबैर को भी दिया, तो आई एम वन, जो A to Z मैंने सारे लोगों को दिया जो मेरे सामने। अपने को कुछ इस तरह से उन्होंने वो एक नया टर्म लेके आए, पॉलीवोकल कोर्ट। अब पॉलीवोकल कोर्ट हम और आप ढूंढते रह जाएंगे पॉलीवोकल कोर्ट का नाम क्या है। वो हिंदी बोल लेते हैं, हिंदी समझ लेते हैं ठीक से, लेकिन वो जानबूझ के इस तरह के टर्म्स यूज कर रहे थे जो आम आदमी को जल्दी समझ में ना आए। अब उन्होंने उसमें अपनी एक ज्ञान देना शुरू किया कि यहाँ तो 34 लोगों के टोटल जज हैं, 17 बेंच होती हैं, 2-2 लोग बैठते हैं, कभी 3 बैठते हैं, तो हर एक का मूड अलग अलग होता है, हर एक का वो होता है। मेरे ख्याल में इसमें किसी जज का मूड या किसी का वो नहीं काम करता है, न्याय बराबर है और न्याय का परिभाषा है। लेकिन ठीक है, वो उन सारे लोगों को डिफेंड कर रहे थे जिन्होंने इस देश के में कहीं वो पार्टीशन होते हुए दिखाई दिए हैं। उनसे जब ये पूछा गया कि आप 11 सितंबर 2024 में गणेश चतुर्थी वाले दिन मोदी जी आपके क्या कर रहे थे, तो उनका जवाब ये था कि साहब मुझे कोई डील करनी होती तो क्या मैं कैमरे के सामने करता। तो इसका मतलब आप जो डील करते थे वो कैमरे के पीछे करते थे। मतलब कहाँ डील करनी है, कहाँ नहीं डील करनी है। लेकिन आप एक चीज भूल गए ये बताना, इस देश में डील नहीं होती है। बड़े आदमी के साथ फोटो खिंचवा लिया जाए, उसी में बाकी लोग डील कर लेते हैं। जो पत्रकार महोदय जो आपसे बात कर रहे थे, जब ये बड़े बड़े वो करते हैं ना उत्सव, बड़े मीडिया वाले कि फलाना उत्सव, ये कॉन्क्लेव, फलाना कॉन्क्लेव, उसमें मंत्री जी के साथ बिठा दीजिए अगर किसी बिजनेसमैन को, उसका भी पैसा लिया जाता है। और ये सबको भली भांति मालूम है। अगर फाइनेंस मिनिस्टर आ रहे हैं उनके साथ बैठने का एक रेट, कॉमर्स मिनिस्टर के साथ बैठने का एक रेट, और कहीं प्राइम मिनिस्टर के साथ बिठा दिया तब तो बल्ले ही बल्ले, फिर तो पूरा खानदान तर जाएगा उसके साथ। अगर किसी ठेकेदार को या सेठ को बिठा दिया, क्योंकि अब सारा डील तो वही होती है, डील कैमरे के सामने होती है जनाब। बिल्कुल सही बात आपने कही, कैमरे के सामने डील नहीं, कैमरे के सामने डील होती है। क्योंकि वो फोटो दिखा के बहुत जगह मैसेजिंग हो गई कि मामला सब ठीक है, अगर इधर उधर किया तो यहां पे भी कोई राहत नहीं मिलेगी। तो ये आपका कहना कि कैमरे के सामने डील नहीं होती हैं, आपको पता है कि कैमरे के सामने डील होती हैं, और उस फोटो का रिपरकशन क्या होता है और मैसेजिंग क्या होती है। आप जस्टिस लोया के बारे में आपने कुछ घुमा फिरा के कहा कि भाई वो पॉलिटिक्स कहाँ शुरू हो जाती है, और जस्टिस लोया में आपने स्पष्ट नहीं किया, आपके साथ ही एक वो था। अब जब आपसे राम जन्मभूमि के निर्णय के बारे में एक आपके पूर्व जज जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उनका हवाला दिया गया, तो आपको बहुत बुरा लगा। आप कहने लगे कि अब कई न्यायाधीश जो होते हैं वो रिटायरमेंट के बाद समाज सुधारक बन जाते हैं। आप क्या बन रहे हैं? आप प्रचारक बन रहे हैं, वो समाज सुधारक बन रहे हैं, आप प्रचारक बन रहे हैं। तो ये तो अपनी अपनी चॉइस है, कोई समाज सुधारक बनेगा, कोई प्रचारक बनेगा। आप जो सबसे मतलब मुझे ऐसा लगा है वो सरप्राइज, शेखर यादव की बात पे जो एक जज साहब हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, जो विश्व हिंदू परिषद के सम्मेलन में गए थे, उसमें इनका एक्सप्लेनेशन था कि भाई हर जज जो है अपने धर्म का पालन करना चाहिए। मतलब शेखर यादव अपने धर्म का पालन कर रहे थे उस समय वहां जाके। जस्टिस वर्मा, हाँ, क्या क्या एक्सप्लेनेशन है आपके? अभी पूछ रहे क्या पैसा उनका था या पैसा उनके घर से आया था? अभी सब मतलब आप साफ लग रहा था कि आप इन भ्रष्ट, करप्ट और ऐसे जज जिनके धर्मनिरपेक्षता के सामने सवाल उठते हैं, उनको आप बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उमर खालिद का सुन लीजिए। उमर खालिद के बारे में बोल रहे हैं कि वो जब अपना केस एक स्पेसिफिक जज उसके सामने ही सुनाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करें? एक स्पेसिफिक नहीं,
बेला त्रिवेदी जी के सामने नहीं सुनाना चाहते हैं, क्योंकि गुजरात से आई हैं और उनका बैकग्राउंड ये माना जाता है कि वो बीजेपी के पक्ष में या मोदी जी के पक्ष में अपनी बातें कहती हैं, इसलिए हटाए थे। बाकी के यहां हटाने की बात नहीं थी, और बार बार आप उसी के वो केस लगा रहे थे, तो इसलिए हटा था। मैं एक अंतिम बात कह के इसलिए खत्म करूंगा, ये लंबी बात हो जाएगी। मुझे एक चीज का अफसोस भी हुआ। अफसोस ये हुआ कि मैं हूं, आप हैं, जीवन में मुझे ऐसा कोई व्यक्ति आज तक नहीं मिला जिसके जीवन में कोई कष्ट ना रहा हो। वो शारीरिक कष्ट हो सकता है, पैसे का कष्ट हो सकता है, माँ बाप का कष्ट हो सकता है, बेटे बेटी का कष्ट हो सकता है, बहुत से कष्ट हो सकते हैं। ये एक जीवन का यथार्थ है जो हम सबके जीवन में घटता है, हमारे आपके सबके जीवन में घटता है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं घटता हो। लेकिन कुछ समानता मुझे मिलती है। जब मोदी जी जाके बिहार में रोते हैं कि मेरी माँ को गाली दी, मेरी माँ को गाली दी, यहां पे आप सबके बारे में कमेंट कर रहे हैं पूर्व जस्टिस ये। जब आपसे पूछा गया कि आपने अपना घर एक समय जो निर्धारित अवधि थी उसके बाद भी नहीं छोड़ा, और जब एक पूरे संजीव खन्ना जी थे तब तक आप रह गए, फिर जब सीजीआई गवई साहब ने केंद्र सरकार को ये लिखा कि भाई ये जो घर है इसको खाली कराया जाए, तो आप कह रहे थे कि नहीं नहीं, मैं एक्चुअली सीजीआई जो प्रेजेंट है वो बहुत बड़ा पद होता है, उनके खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू कमेंट। अरे आप कमेंट ही नहीं कर सकते हैं। आप 6-8 महीना जिस घर में आपके पास कोई दलील नहीं थी, और आप एक विक्टिम कार्ड आपने खट से, मतलब मेरे लिए आप तो नजरों से उतर गए जिस समय आप अपने बच्चों को ले आए अपनी ढाल बना के। ईश्वर करे वो बच्चे, आपने जैसा बताया कि वो मेधावी हैं, बच्चे अच्छा करें, लेकिन बच्चों को ढाल बताते हुए बहुत ही कमजोर व्यक्ति की ढाल बनाता है, और मेरे हिसाब से बहुत स्वार्थी व्यक्ति ढाल बनाता है। आपने उस इंटरव्यू में जिस तरह से बच्चों को आगे करके अपने इस कृत्य को कि आप क्यों एक्स्ट्रा, मतलब मैंने 60-70 घर देखे, मुझे घर ही नहीं मिल रहा था, मुझे पता था कि मैं 11 नवंबर को रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन मैं काम में इतना मशगूल था। आप काम में मशगूल थे, लेकिन आप बच्चों को आगे ढाल बनाने में आपको जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। कैसे आप खट से बच्चों की बीमारी और ये सामने ले आए। तो मेरे हिसाब से अब इस देश में पूर्व न्यायाधीश या उनके साथ जो मॉरलिटी की वो हो रहा था सेशन की मॉरलिटी पे क्वेश्चन। कोई मॉरलिटी नहीं है, सब बिकता है, सारे लोग एक 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 संघ विशेष, एक इंस्टीट्यूशन विशेष द्वारा ड्रिवन है, एजेंडा है। ये दूसरी बात है कि कभी कभी हम सब ठग लिए जाते हैं। इसमें भी ठगे तो गए थे, समझ में आ गया था, लेकिन शुरू में तो ज़रूर ठग गए थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ का मुझे ये बिहेवियर, अगर वो नहीं बोलते तो शायद थोड़ी जो इज्जत थी वो रह जाती, लेकिन उन्होंने 3.5 घंटा एक जगह, 1.5 घंटा एक जगह बात कर करके, और जिस तरह से उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की है, उससे उनकी इज्जत तो अब नहीं रह गई है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।